सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपको एनालाइज करना है किसी भी चार्ट में, या आईसीआईसीआई बैंक का हम लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ को हमेशा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, स्विंग लोज और स्विंग हाइज। ठीक है, सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, कि स्विंग लोज और स्विंग हाइज कहाँ पे बन रहे हैं एक हायर टाइम फ्रेम में। अभी स्विंग लोज और स्विंग हाइज होते क्या है, हमने एक अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने देखा था कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाइज और हायर लोज बना के जाता है, इसी को स्विंग हाइज या फिर स्विंग लोज यहाँ पे कहते हैं। राइट, देखो इस तरीके का अगर कोई स्टॉक चल रहा है, ठीक है, इस तरीके का अगर मान लो कोई यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, तो ये हुआ है इसका सपोर्ट। ठीक है, इसका पहला सपोर्ट जैसे ये चलना शुरू हुआ था, जिसने जहाँ पे इसने मान लो सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्विंग लो, ये हो गया। तो स्विंग हाइज जो है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करते हैं। अभी ये जान लो कैसे। देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी, ऊपर जाके प्राइस यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे अगेन एक यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस वहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, एक अगेन एक मार्केट ने हाई बनाया, प्राइस ने हाई बनाया, वहाँ से प्राइस यहाँ पे नीचे चल के आई। नीचे आने के बाद प्राइस ने फिर से यहाँ पे एक अपना नया सपोर्ट फाइंड किया, प्राइस यहाँ पे ऊपर चली गई। ठीक है, फिर से यहाँ पे नीचे आ गई, एक नया यहाँ पे सपोर्ट बनाया। बाय इफ एनी चांस मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है या फिर क्रैश होता है, तो हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट बनेगा ये वाला स्विंग हाई। सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे बनेगा ये वाला स्विंग हाई। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, प्राइस अगर इस वाले लेवल से अगर नीचे आती है, तो फिर हमारा जो है कि सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला स्विंग लो। ठीक है, मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक करता है, तो अगेन ये वाला जो स्विंग हाई था हमारा, ये जो स्विंग हाई था ये हमारा बनेगा यहाँ पे सपोर्ट। तो स्विंग लोज और स्विंग हाई इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करते हैं। अगेन इसके बाद जो स्विंग लोज और स्विंग हाई के बाद आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, वो ऑब्जर्व करनी है आपको राउंड नंबर्स। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की जो यहाँ पे प्राइस चल रही थी वो चल रही थी यहाँ पे 800। जस्ट ऑब्जर्व दिस कैंडल। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व दिस कैंडल। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। प्राइस यहाँ पे चल रही थी 800। ठीक है, 800 जो एक नंबर था अभी एक राउंड नंबर है। जब भी प्राइस इसके अराउंड यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बायर्स जो होते हैं ना, वो अपनी प्राइस को कभी भी यहाँ पे 798 या फिर 797 796 पे इस तरीके से, मतलब ज़्यादातर जो है इस तरीके से यहाँ पे ना तो आपके बाइंग के ऑर्डर्स लगाते हैं, ना तो यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स लगाते हैं। तो जो भी यहाँ पे राउंड नंबर्स होते हैं, मान लो जैसे एक स्टॉक यहाँ पे चलना हुआ 500 रुपये से इसने यहाँ पे चलना शुरू किया। ठीक है, 500 रुपये से यहाँ पे इसने चलना शुरू किया, जाते जाते ये पहुँच गया यहाँ पे 1000 रुपये तक। ठीक है, अभी इसने 1000 रुपये का जो ये अपना मार्क था ये पहली बार यहाँ पे टेस्ट किया है। तो जब 500 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये हो जाएगा, तो एक साइकोलॉजी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की ये होती है कि मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो चुका है, मैं यहाँ पे पैसा निकालने वाला हूँ। या फिर जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मान लो 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, उनका भी ये कभी कभार हो सकता है कि चलो यार हमारा पैसा यहाँ पे डबल हो चुका है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि 500 रुपये का स्टॉक अगर यहाँ पे 1000 रुपये का हो चुका है तो हम इसको बेच देते हैं और दूसरे किसी स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से राउंड नंबर भी हमेशा हमेशा तो नहीं बट एक साइकोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। अगेन जो इसके बाद जो एक हमारा आता है, जो प्रीवियस सपोर्ट होते हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आईसीआईसीआई का हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मंथली चार्ट में अभी मुझे ये नज़र आता है, जो यहाँ पे इसका प्रीवियस ये जो इसने हाई बनाया था कोविड से पहले, इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा मैंने आपको बताया कि एक जोन की तरह हमें इसको मार्क करना है। हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज की जो कैंडल की जो ये विक्स होती है, हम जब कैंडल स्टिक की बात करेंगे इन डेप्थ में तब मैं इसका रिलेवेंस आपको बताऊंगा कि विक्स का रिलेवेंस होता क्या है। बट जो ये विक्स होते हैं ये भी तो किसी ने यहाँ पे प्राइस ट्रेड की थी, मतलब यहाँ पे किसी स्टॉक को किसी ने खरीदा होगा, ठीक है, किसी ने बेचा होगा, तभी किसी ने खरीदा होगा, तब जाके ये मार्केट में विक बनती है, मतलब प्राइस यहाँ तक आई। तो हमें इसको भी यहाँ पे हमें कंसिडर करना होता है जब भी हम जोन मार्क यहाँ पे करते हैं। तो अब देखो मंथली चार्ट में आईसीआईसीआई बैंक का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे 3 बार प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस यहाँ पे नीचे आई। जब प्राइस कोविड के बाद यहाँ पे पहली बार आई, तब मार्केट ने एक इंडिसिसिव मूव यहाँ पे लिया, मतलब प्राइस इसके ना ऊपर जा पाई उस महीने में, ना तो नीचे आ पाई।
प्राइस ने जब इस वाली मंथली कैंडल का ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो इस वीक को, ठीक है, इस वाली अगर आप कैंडल की वीक को अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि प्राइस यहाँ तक गया था और वहाँ तक जाने के बाद भी प्राइस यहाँ पे नीचे आके बंद हुआ करीब 11%। मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे किसी ना किसी ने तो यहाँ पे बेचा होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी ना किसी ने तो बेचा होगा ना, ठीक है। प्राइस यहाँ पे नीचे है और ये रुकी कहाँ पे, आप देखो, आप ऑब्जर्व करो ये रुकी कहाँ पे, इसका जो प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस था, प्राइस वहाँ पे जाके रुकी, ठीक है। देखो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे मार्क किया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, ठीक है, इस वाली ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पे इस महीने भी नीचे आई और प्राइस ने यहीं पे सपोर्ट लिया। अगर आप इस वाली अगर आप ग्रीन कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर चली गई। तो जो प्रीवियस सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस की तरह किस तरीके से एक्ट करते हैं, अभी उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, राइट। मान लो ये एक जोन था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, इस तरीके से, ये है इस तरीके से सपोर्ट, ठीक है। प्राइस यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे ऐसी कुछ चल रही थी, ठीक है, अपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई, रेजिस्टेंस पे आने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आई, सपोर्ट लिया यहाँ पे, प्राइस फिर से यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास आई, फिर से यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है। प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे बायर्स थे क्योंकि एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है, या फिर आप इसको डिमांड जोन भी आप यहाँ पे कह सकते हो। प्राइस ने फिर से यहाँ पे जंप किया, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन पे आप ध्यान रखना, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, प्राइस ने ब्रेकआउट यहाँ से लिया, ठीक है, बस हम यहाँ तक भी रखेंगे। ब्रेकआउट जब प्राइस यहाँ पे लेती है, प्राइस ने यहाँ से चलना शुरू किया था, रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे आई, रेजिस्टेंस फेस करने के, रेजिस्टेंस जब होता है, रेजिस्टेंस जैसे क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया, या तो कोई एक राउंड नंबर हो सकता है या फिर एक कोई स्विंग हाई हो सकता है, मार्केट में हो सकता है पहले इस प्राइस पे आई हो, राइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक जब आई तब सेलर ने सोचा कि स्टॉक थोड़ा सा मतलब वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी एक्सपेंसिव हो गई है कंपनी, मैं इसको यहाँ से बेच देता हूँ। मान लो ये प्राइस चल रही थी 500 रुपये की, राइट, ये प्राइस मान लो चल रही थी 500 रुपये की यहाँ पे, और ये प्राइस यहाँ पे चल रही है 400 रुपये का, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे 500 थी, 500 के प्राइस पे सेलर्स को लगा कि यार मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है अभी कंपनी का वैल्यूएशन, यहाँ से मार्केट यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। यहाँ पे सेलर ने बेचा, प्राइस यहाँ पे आई, बायर ने सोचा कि चलो एक अच्छी प्राइस है मुझे खरीदने के लिए, बायर्स ने सोचा, खरीदा, प्राइस फिर से यहाँ पे गई, ठीक है। इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, प्राइस यहाँ तक आई, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है बायर्स का एक्यूमुलेट होना। कंसोलिडेशन को जब भी आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, आगे जाके मैं आपको बहुत सारे वीडियोस जैसे देने वाला हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो होगा हमारा एक स्कैनर के ऊपर, जिसमें मैं आपको एक स्कैनर देने वाला हूँ जो इस तरीके के स्टॉक आपको फाइंड करके दे सकता है, राइट। जब मार्केट में इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पे गई थी वो सीधे यहाँ पे नीचे आई थी, तो बायर के लिए खरीदने का यहाँ पे कोई चांस नहीं था। जब प्राइस यहाँ पे बहुत तेजी से जब नीचे आती है तब बायर्स उसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि ये गिरता हुआ चाकू है, ठीक है, अगर उसके बीच में अगर हाथ डालेगा, अगर उसको खरीदने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ कटेगा। लेकिन जब प्राइस इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट होती है एक छोटी सी अपने 3 या 4% की रेंज में, तब यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। प्राइस में जब ब्रेकआउट आता है, जो लोग यहाँ पे इस वाले कंसोलिडेशन में नहीं खरीद पाए, फिर इस वाले सपोर्ट में नहीं खरीद पाए, वो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट में खरीदते हैं या फिर वो ब्रेकआउट में यहाँ पे बेच देते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा। ब्रेकआउट में बेचने के बाद प्राइस जो होती है वो यहाँ पे नीचे आती है कुछ इस तरीके से, बट क्योंकि ये रिटेलर्स ने बेचा था, ठीक है, जब भी इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। स्ट्रॉन्ग हैंड मतलब बड़े बड़े HNIs या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ऑर्डर्स लगते हैं, और जब एक दिन ही वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे पंच कर देते हैं, तब आपको हो सकता है कि कैश के अगर आप कोई स्टॉक अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस स्टॉक में आपको दिखेगा कि 10% का या फिर 15% का या फिर 20% का आपको यहाँ पे सर्किट दिखेगा। आपको क्या लगता है कि वो सर्किट हम जैसे और आप जैसे एक रिटेल ट्रेडर्स की वजह से यहाँ पे मार्केट में लगता है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक छोटी छोटी क्वांटिटी में हम यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। हम इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाते एज सच कि स्टॉक 10% या 20% यहाँ पे भाग जाए एक ही दिन में, राइट। तो जब स्टॉक की प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होते क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स बेच रहे। रिटेलर्स कौन है? जिन्होंने यहाँ पे कहीं पे खरीदा है या फिर जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। वो मेरे जैसे और आप जैसे एक स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो 2% 5% के लिए यहाँ पे ट्रेड करते हैं, राइट। तो जब 2% 5% के लिए ट्रेड करेंगे तो वो यहाँ पे लंबा यहाँ पे नहीं रुकना चाहेंगे, ठीक है।
तो आपके पास एज अ स्विंग ट्रेडर आपके पास 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकल के आती है। एक, या तो अगर आपने सपोर्ट को अच्छी तरीके से अगर आपने आइडेंटिफाई किया है हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में वो एक इंटैक्ट सपोर्ट यहाँ पे रहा है, तो आपने वहाँ पे सपोर्ट पे खरीदा था, आप इस कंसोलिडेशन में रुके रहे, आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बेच दिया, या फिर आपने ब्रेकआउट पे इस वाले कंसोलिडेशन में आपने अपनी पोजीशन बनाई थी, आप ब्रेकआउट पे 5-6% के ब्रेकआउट पे आप अपना जो भी कैपिटल आपने एम्प्लॉयड किया था, आप अपने कैपिटल के 5-6% आप निकाल के आप बाहर चले गए। तो ये लोग जो बेचते हैं तब इनके जो छोटी छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसमें एज सच कोई वॉल्यूम नहीं होता, राइट। जब भी आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करोगे, अगले वीडियो में हम वॉल्यूम की बात करेंगे कि आप वॉल्यूम को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। तो जब आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे आता है, जो इसका पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था वो इसका बन जाता है नया सपोर्ट, एंड द रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, तो बायर्स जो होते हैं जो इस कंसोलिडेशन में इसको नहीं खरीद पाए, या फिर वो बायर्स होते हैं जिन्होंने इस सपोर्ट पे उसको नहीं खरीदा और अभी वो पछता रहे, क्योंकि वो 400 का स्टॉक 500 पे गया, 500 का स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और 500 का सीधे वो 550 हो गया, यहाँ पे 10% का उसने मान लो रिटर्न दे दिया, सर्किट लग गया था 10% का। वो स्टॉक जब वापस 500 पे आता है तब यही बायर्स जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे या फिर इस वाले ब्रेकआउट पे नहीं खरीद पा रहे थे, वो यहाँ पे खरीदते हैं और देन स्टॉक प्राइस यहाँ पे ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं बाउंस बैक ट्रेडिंग, या फिर इसी को कहते हैं रीटेस्ट के बाद यहाँ पे खरीदा जाता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में, जहाँ पे आपका पुराना सपोर्ट जो होता है वो आपका नया, सॉरी आपका जो पुराना रेजिस्टेंस होता है वो आपका नया यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। तो इस तरीके से जब आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे हायर टाइम फ्रेम में, तब आपको एक डिफरेंस नजर आएंगे। ओके, सो मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती क्या है, हमने रिटेस्ट की यहाँ पे बात की, हमने यहाँ पे बात की सपोर्ट की। अभी जब तक आप प्रैक्टिकली आप जाके चार्ट पे इसको ऑब्जर्व नहीं करोगे कि देखो यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट आए थे, किस तरीके से रेजिस्टेंस आए थे, तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे या फिर आप जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल जब आप यूज़ कर रहे हो उसके टर्मिनल पे जाके जब आप मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में जब आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको इसी तरीके के सेटअप यहाँ पे खोजने की कोशिश करनी है। देखो, दूसरा जो मुझे बात करनी थी वो करनी थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखो, प्राइस यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। तो ये एक अपनी अप ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्ट करके यहाँ पे नीचे आता है, मतलब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी यहाँ पे क्लोज नहीं होती, तो ये बन जाती है ट्रेंड लाइन इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस वाली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए आता है, तो ये बन जाती है इसकी डाउन ट्रेंड लाइन, या फिर आप इसको कह सकते हो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। इसको चैनल पैटर्न भी बोलते हैं, उसकी जब हम पैटर्न्स की बात करेंगे तो उस वीडियो में हम इसकी अलग से बात करेंगे। बट आप ये समझ लो कि इस तरीके से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो मार्केट में, ठीक है। हमने राउंड नंबर्स देखा, हमने देखा कि किस तरीके से आप मतलब इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस वो परमानेंट नहीं होता, चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब ब्रेक होते हैं जब मार्केट में कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है या फिर एक नेगेटिव न्यूज़ होती है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मान लो किसी कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। आप हमेशा एक ऑब्जर्व करना एक चीज़, जब भी कभी किसी कंपनी को मान लो कोई ऑर्डर मिल चुका होगा बड़ा, या फिर ऑर्डर मिलने वाला होगा, आप बस एक चीज़ ऑब्जर्व करना, वो इसी तरीके से उसकी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वो कंसोलिडेट होगा पूरा, आप ऑब्जर्व करना, और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट आएगा, और उसी दिन या फिर मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज़ आएगी कि इस वाली कंपनी को मान लो 1000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिल गया, ठीक है। 5000 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है, जो उसको अगले 2 साल या अगले 3 साल में उसको कंप्लीट करके देना है, तब तो आपको ब्रेकआउट आएगा। तो जो प्राइस होती है वो हमेशा जांच परख लेती है कि क्या होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो आपने हाल फिलहाल एक न्यूज़ सुनी होगी कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में जो रेखा झुनझुनवाला है, जो हमारे राकेश झुनझुनवाला सर की जो वाइफ है, उन्होंने करीब कुछ दिनों पहले ही अपनी जो पूरी पोजीशन थी नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो उन्होंने कर रखी थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट सारी बेच दी और उन्हें कुछ 300-350 करोड़ रुपए अपने बचा लिए, क्योंकि उसके बाद स्टॉक क्रैश हो गए थे जब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन यहाँ पे जो गेम्स होते हैं उनको बैन किया था तब।
तो जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास इनसाइड न्यूज़ होती है बहुत बार, तब वो क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में यहाँ पे खरीद के रखते हैं, ठीक है, ताकि मतलब इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट ना आ जाए। और जब ये न्यूज़ आती है मार्केट में, तब बहुत मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वैसे बोलने को बोला जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे बैन है, बट एज सच आप उसको 100% आप उसको मतलब उसको आप क्या कह सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते इनसाइड ट्रेडिंग को, तो कहीं ना कहीं इनसाइड न्यूज़ भी होती है। तो जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में जब आप जानो, जब आप रेजिस्टेंस पे आप किसी भी स्टॉक को खरीदने के आप अगर आप सोच रहे हो अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि मुझे इसमें 10% 5% क्या मुझे इसमें मूव यहाँ पे कैप्चर करना है, तो आप हमेशा कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व यहाँ पे करना। कंसोलिडेशन में यहाँ पे वॉल्यूम जो होना चाहिए वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ब्रेकआउट जब आए तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, और जब रीटेस्ट है मार्केट में तब रीटेस्ट का वॉल्यूम यहाँ पे कम होना चाहिए। अगले वीडियो में हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तब हम इसके बारे में इन डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 1:2, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे कहीं पे आप ICICI बैंक को आप खरीदने का आप सोच रहे थे, ठीक है। इस वाले कंसोलिडेशन में आपने ICICI बैंक को यहाँ पे खरीदने का आपने सोचा था और आपने इसको खरीदा था, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इमीडिएट इस वाले अपना जो एक रिसेंट सपोर्ट इसने बनाया, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था, इसके नीचे होना चाहिए। अगर आप इस वाले सपोर्ट के ऊपर अगर आप इसको खरीद रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कहीं इस वाली कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। जब हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे, जब हम ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करेंगे कि पैटर्न्स को किस तरीके से ट्रेड करना है, कैंडल स्टिक को किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, तो मैं इन डिटेल में इन सब की यहाँ पे बात करूँगा। एक बात आप जान लो, या तो आपको सपोर्ट में खरीदना है, ठीक है, आपको अपने स्विंग ट्रेड को करना है तो आपको सपोर्ट में खरीदना है, या तो कंसोलिडेशन में खरीदना है, या तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करना है। इस बात को याद रखना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, राइट, उसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इस तरीके के सपोर्ट होते हैं, इस तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ऐसे चलती है, ठीक है। अचानक से प्राइस में इतना बड़ा यहाँ पे मूवमेंट आ जाता है, एक दिन में करीब 20% का यहाँ पे सर्किट लग जाता है, ठीक है। दूसरे दिन भी प्राइस यहाँ पे खुलती है, प्राइस यहाँ पे ऐसे मतलब कहीं पे इस तरीके की एक कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरीके की कैंडल बनती है, मतलब वो मौका देती है। जब ये 20% की रैली रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको लगता है कि यार अगर प्राइस यहाँ पे मुझे मिल रहा है थोड़ा सा नीचे, तो मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि 1% ही तो नीचे है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको खरीद लेता हूँ, क्योंकि 20% गया था, हो सकता है ये कल भी 20% का इसको सर्किट लगे, बट प्राइस वहाँ से तेज़ी से नीचे आ जाती है जैसे आप खरीदते हो। इसके बाद आप अपने लक को कोसते हो कि यार मेरा तो नसीब ही नहीं है, मैं जब भी खरीदता हूँ मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है, मेरा स्टॉक वहाँ से नीचे गिरता है, बट ऐसा नहीं होता। इसको कहा जाता है फेक ब्रेकआउट, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपको कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व करना है हमेशा। कंसोलिडेशन एक आप मान लो एक टूल है, या फिर आप कंसोलिडेशन एक कंफर्मेशन है जहाँ पे बायर्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा कि मान लो एक ट्रेन 8 बजे आने वाली थी, ठीक है। तो लोगों ने देखा कि चलो यार 8 बजे ट्रेन आने वाली है, हम जाके रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो स्टेशन पे चले गए, उन्होंने टिकट विकेट ले लिया, 8 बज के 5 मिनट हो गए। जब इन्होंने अपने फ़ोन में चेक किया कि ट्रेन तो यार आधे घंटे लेट है, ठीक है। पहले ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट क्योंकि ट्रेन अभी लेट हो चुकी है, तो जो लोग 8:30 बजे अपने घर से निकलने वाले थे, 8:15 बजे अपने घर से निकलने वाले थे, ये सोच के कि चलो यार अपनी बाइक से जाते हैं या फिर हम बस ले लेते हैं, ठीक है, हमको अगर किसी दूसरे शहर में जाना है तो वो भी उसी ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि ट्रेन 15 मिनट यहाँ पे लेट चल रही है, तो यार बस में फालतू में क्यों जाए, ठीक है, राइट, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे लेट हो चुकी है तो उसमें भीड़ बढ़ेगी। तो ये जो ट्रेन है, ये जो 20% की ट्रेन थी, ये ट्रेन निकल चुकी है। ट्रेन कंसोलिडेशन में यहाँ पे लेट चल रही होती है, ठीक है, एक ही रेंज में जब वो ट्रेड कर रहा होता है, तब यहाँ पे ना जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोर हो रहे होते हैं कि यार प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, क्या करें। वहीं पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं चार्ट को लेके, या फिर जो जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो यहाँ पे अपनी कहीं पे पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है, तो तब वो जाके अपनी पोजीशंस को पार्शली स्क्वायर ऑफ करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ करते, वो पार्शली स्क्वायर ऑफ करते हैं। मान लो 50% वो अपनी पोजीशन यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे क्लोज करते, फिर मार्केट जब वापस इस वाले रीटेस्ट पे आता है, तब वो फिर से अपनी जो क्वांटिटी है वो ऐड करते हैं, एंड देन अगेन वो वहाँ पे रैली इंजॉय करते हैं।
एज अ बिगिनर आपको हमेशा या तो कंसोलिडेशन में खरीदना है या तो आपको रीटेस्ट में खरीदना है, या फिर ट्राई करो कि आप सपोर्ट पे छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदो। सपोर्ट हमेशा इंटैक्ट नहीं रहते, स्पेशली जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा अगर वोलेटाइल है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि एक कैंडल अगर उस सपोर्ट के नीचे चली जाएगी तो आपको डर लगेगा कि यार 4% मतलब मेरी पोजीशन यहाँ पे माइनस में मतलब जा चुकी है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं निकल लेता हूँ। फिर दूसरे दिन प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के आसपास कहीं पे ओपन हो जाएगी और फिर से सपोर्ट लेके फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगी, एंड देन फिर आप बोलोगे कि यार मैं जब भी खरीदता हूँ स्टॉक को, स्टॉक नीचे गिरना लग जाता है। बट ऐसा ही होता है, फेक ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकडाउन होते हैं, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो दो चीज़ें याद रखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में। अगर आप रेजिस्टेंस के पास अगर आप खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, मान लो डेली में देखोगे, वीकली में देखोगे, तो करीब 2 या 3 वीक का कंसोलिडेशन ऑब्जर्व करना। और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 8, 9, 10 दिन का आप एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, तब जाके वो जो ब्रेकआउट होता है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है और वो एक मैसिव ब्रेकआउट होता है। मतलब एक दिन में ही आपको 6-7%, 8% का यहाँ पे रिटर्न वो पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे आपको दे देगा। ध्यान में ये रखना कि कभी भी हमेशा अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे स्किप मत करना किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फंसे रह गए तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से यहाँ पे मिस हो सकती है। तो इस बात का याद रखना। तो इस वीडियो में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने देखा, हमने फेक ब्रेकआउट हमने देखे। अगली वीडियो में हम वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप वॉल्यूम का किस तरीके से एक ऑप्टिमम यूज करके अपने ट्रेड को एक बेहतर यहाँ पे बना सकते हो। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।